Yeah, class. In our previous video regarding sources of energy, we have discussed till natural gas. So today we'll start the lecture with natural gas. Natural gas जो हमें नेचर से मिले तभी इसका नाम नेचुरल गैस है. इसके अंदर मेनली मीथेन है बेटा, CH4 जिसका फॉर्मूला है. एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इट हैव इथेन एंड प्रोपेन एज वेल. नेचुरल गैस के अंदर मेनली 95% मीथेन होता है और बाकी जो है इसके अंदर इथेन या प्रोपेन होता है. डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट से हमें मिलती है इधर या तो ऑयल के साथ अकेले भी मिल जाती है और कई बार ऑयल के नेचुरल क्रूड ऑयल के ऊपर भी मिल जाती है, राइट. पेट्रोलियम डिपॉजिट जहाँ पर है, जैसे इंडिया में मैंने सुना है असम में डिगबोई और बॉम्बे हाई नियर मुंबई यहाँ पर हैं, ठीक है. बाकी आप अपने SST टीचर से पूछ सकते हैं. नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर वाटर. ये जो डीकम्पोजिशन होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है. नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? दिस अलंकृत कैन यू प्लीज रीड इट. कि नेचुरल गैस को, ये मैं चाहता हूँ आप रीड कर लें और एडवांटेजेस भी आप रीड कर लें. स्टार्ट इट. First point, natural gas is used as a domestic and industrial fuel. Natural gas burns readily to produce a lot of heat. So in many areas, natural gas is used as the main fuel for domestic and industrial heating purposes. Second point, natural gas is used as a fuel in thermal power plants. एक सेकंड रुकना अलंकृत, मैं ही रीड करता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैं एयरपोर्ट्स का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं ही रीड कर देता हूँ, राइट. ओके. नेचुरल गैस एज अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ की जाती है. आपको पता ही है, इट बर्न्स रेडिली टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. तो काफ़ी सारे एरियाज़ में जो नेचुरल गैस है मेन डोमेस्टिक फ्यूल, जैसे हम LPG यूज़ करते हैं वैसे वो लोग नेचुरल गैस यूज़ करते हैं. हमारे यहाँ पर भी PNG जो आती है वो पेट्रो नेचुरल गैस ही है आजकल. एज अ फ्यूल भी यूज़ की जाती है नेचुरल थर्मल पावर स्टेशन में. थर्मल पावर स्टेशन वो होते हैं बेटा जहाँ कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. अभी उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा. और CNG कंप्रेस नेचुरल गैसेस से आप सभी अवेयर होंगे. कार्स में, बसेस में CNG यूज़ की जाती है क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, ये लेस पॉल्यूशन कॉज करती है. क्योंकि अगर ये बर्न करेगी तो CO2 और वाटर ही बनाती है. माना CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर बाकी फ्यूल्स के मुकाबले जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो पॉइजनस फ्यूल्स हैं उनके मुकाबले ये ज़्यादा बेटर है, राइट. कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ की जाती है फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, कार, बसेस, ट्रक्स में आजकल. और ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है पेट्रोल का क्योंकि ये पॉल्यूशन कम कॉज करती है. मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल पॉल्यूशन कॉज नहीं करती, ऐसा नहीं है. कम पॉल्यूशन कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल. इसके एडवांटेजेस आप देख लीजिए क्लास. नेचुरल गैस बीइंग अ कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पसेस इन होम्स and industries. There is no need to add anything else to it. Natural gas is a good fuel because it has high calorific value, nearly 50 kilojoule per gram. Moreover, natural gas burns with a smokeless flame and causes no air pollution. Hence, it doesn't produce any poisonous gas on burning. Natural gas काफ़ी environment friendly है और इसकी एक ग्रेट एडवांटेज ये है कि आप इसे डायरेक्टली गैस वॉल से घरों तक सप्लाई कर सकते हैं या फैक्ट्रीज तक सप्लाई कर सकते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स की हेल्प से. किसी एडिशनल स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि LPG के केस में होती है. अब बात करेंगे बेटा थर्मल पावर प्लांट की. जैसा कि इसका नाम है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब हीट होता है, एनर्जी के फॉर्म है हीट, आपको पता ही है. थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट में मेन डिफरेंस यही है कि थर्मल पावर प्लांट में बेटा कोल को बर्न करके बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. और हाइडल पावर प्लांट में वाटर की एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. जैसा कि नाम है, अब आपको ये बता दूं इंडिया में 67% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हैं बेटा वो किससे पूरी होती हैं? वो थर्मल पावर प्लांट से पूरी होती हैं. और
30% जो है बेटा वो पूरा होता है हाइडल पावर प्लांट से। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है क्वेश्चन कि जैसे, और न्यूक्लियर से हम सिर्फ 1% यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। नियर फ्यूचर में जब कोल खत्म हो जाएगा तो हमें किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? कोल, अगर जब तक कोल है बेटा तब तक आप थर्मल पावर प्लांट आपका काम कर रहा है। जैसे ही कोल खत्म हुआ थर्मल पावर प्लांट का काम भी खत्म हुआ। तो जब तक कोल है तब तक आप थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जैसे ही कोल खत्म हुआ थर्मल पावर प्लांट का काम भी खत्म हुआ। और जब तक पानी तो चलो रहने ही वाला है, पानी की इतनी चिंता नहीं है। तो अगले 50 से 60 सालों में कोल खत्म हो जाएगा तो आपका थर्मल पावर प्लांट का 67%, सोचो काफ़ी अमाउंट है। वी आर 130 करोड़ नियरली इंडियंस, तो 67% जो हैं हम थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है। डायग्राम की हेल्प से मैं बताऊंगा, पर थोड़ा सा एनर्जी कन्वर्जन बता दूं। थर्मल पावर प्लांट में होता क्या रफली आपको मैं डायग्राम की हेल्प से बताता हूं। थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले देखिए ये फर्नेस है। फर्नेस में क्या करते हैं बेटा? फर्नेस में बहुत सारा कोल इकट्ठा करते हैं और कोल को बर्न करते हैं। जब ये कोल, ऊपर एक चैम्बर है जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोल या ऑयल को इसको हीट करते हैं। इसमें पानी होता है बेटा, पानी हीट होगा, हीट होकर स्टीम बनाएगा। वही स्टीम क्या कर रही है देखो ध्यान से, वही स्टीम जो है आगे टरबाइन है, टरबाइन में ब्लेड्स हैं, टरबाइन के ब्लेड्स को वही स्टीम रोटेट करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीम है, ये टरबाइन है, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे। जब वो बेटा ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो जो इसके द्वारा एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। शाफ्ट उसके साथ एक अटैच है, वो शाफ्ट लगातार रोटेट करेगी और ये जो स्टीम है मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी जब शाफ्ट घूमेगी। फिर बेटा एक जनरेटर लगा हुआ है। आई नो जनरेटर इस बार हमारे सिलेबस में नहीं था, पर बेसिक फंक्शनिंग आपको जनरेटर की पता होना चाहिए कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर वही काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और यहां देखिए एक अलग से पाइप दिया हुआ है, जो भी यूज हुई स्टीम है वो वापस किससे कनेक्टेड है? जो चैम्बर था, बॉयलर था, उससे कनेक्टेड है, जहां पानी को हीट कर रहे थे, वो यहीं पर यूज हो जाएगी। तो स्टीम का लॉस काफी कम होगा। जो स्पेंड स्टीम है उसको भी हम यूज कर रहे हैं, वो फिर गर्म होगी क्योंकि पानी गर्म हो रहा है और स्टीम फिर, और वही उसी स्टीम के साथ मिक्सअप होकर ये प्रोसेस 24/7 365 डेज चलता रहता है। और इस तरीके से हम जनरेटर की हेल्प से लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। Whenever the construction comes, my dear student, you have to write in points. What are the points? First point is furnace. Furnace में क्या करते हैं? Furnace is denoted by letter capital F as it is shown in the figure. We heat coal in this. Second point is the boiler. Boiler is represented by capital B in the figure. This is a chamber in which water is there. ये water heat up होगा और steam बनाएगा. We have these interconnected pipes. Then we have turbines. This steam will turn the blades of the turbine. Further, there is a shaft which is attached with it. ये shaft बेटा ऐसे rotate करेगी, जैसे कि ये पेन घूम रहा है, ऐसे ये shaft rotate करेगी, right? When the shaft will rotate, all the energy will get converted to mechanical energy. जो heat energy थी वो mechanical energy में convert हो जाएगी और इसके बाद जनरेटर क्या करेगा? इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो इस तरह से बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोल को बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, पर मेन प्रॉब्लम आती है पॉल्यूशन की। जब भी कोल बर्न होता है तो पॉल्यूशन काफी होता है। तो इसकी एक ही मेन डिसएडवांटेज है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस, क्योंकि पॉल्यूशन कॉज होता है। एसिडिक गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हार्मफुल है, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने अभी भी अपने ताज वाले वीडियो में तुम्हें बताया, H2O + CO2 गिव्स यू H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाता है, और यही H2O + SO2 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3 बनाता है, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही एसिड रेन जो है तुम्हें क्या कर रही है? ताज का जब मैं 2004 में गया था बेटा पूरा व्हाइट था और अब पूरा येलोइश होता जा रहा है धीरे धीरे। आज से 100 साल बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन जाएगी, पूरा येलो हो जाएगा।
गॉट इट? तो ये सब किस वजह से हो रहा है? एसिड रेन की वजह से हो रहा है, ये ध्यान रखना है। एसिड रेन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें कोरोड करती है स्लोली। मार्बल स्टोन, स्टैचूज ये डैमेज हो जाते हैं। ताजमहल इसका बेस्ट एग्जांपल है। और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। जैसे कि यहाँ आप पिक में देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं ट्रीज की वो फॉरएवर एसिड रेन से डैमेज हो गई हैं। फिशेस जो हैं वो किल हो गई हैं एसिड रेन की वजह से। स्टैचूज देखिए कोई पुराना, एसिड रेन से एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे मेल्ट हो रहा है, जैसे कि ये वैक्स का है। ठीक है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस लॉर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इन टू द एयर। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर कोई गैस रिस्पॉन्सिबल है तो वो CO2 ही है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स स्पेशली प्रोड्यूसेस स्मोक विच पॉल्यूट्स द एयर। द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ ऐश, बहुत सारा रेजिड्यू बचता है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात कि भाई इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में। अब आती है कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन क्लास, ये आपको लखमीर से अच्छे से पढ़ना है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसे अगर पॉल्यूशन जो कॉज हो रहा है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज बाय बर्निंग पेट्रोलियम फ्यूल्स जैसे कि डीजल या पेट्रोल है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं बाय फिटिंग द व्हीकल्स विद कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है जो मैं अपने व्हीकल में लगा लूं और पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए? कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हार्मफुल गैसेस को बेटा हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कर देगा जो पॉइजनस नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो हार्मफुल केमिकल हैं उनको हार्मलेस नाइट्रोजन गैस में कर देगा। मैं आपको हर बार एग्जांपल देता हूं क्लास कि my grandmom, she was not that much educated, but she always says कि burning अंगीठी, you should never keep any burning अंगीठी in your room and you shouldn't close your room if some अंगीठी is burning inside. मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल हार्दिक पहले। हीटर, जैसे हीटर को भी आप अपने रूम में ये नहीं जला के सो जाओ, जब आप सो रहे हैं तो हीटर को बंद करना चाहिए। क्लास, डिड आई टेल यू दिस एग्जांपल अर्लियर? यस सर। होता क्या है उसमें, CO2 जो होती है CO में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, वो पॉइजनस होती है। तो अगर हीटर आप ऑन करके सो गए तो डेथ भी हो सकती है नींद में ही। गॉट इट? अब थोड़े समय पहले 30 इयर्स बैक अंगीठी वगैरह ये काफी प्रचलन में थी, तो ये ध्यान रखना। आज की डेट में अगर आप इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करना चाहें क्लास तो आप हीटर से कर सकते हैं। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करोगे तो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज बाय बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वॉशिंग डाउन द स्मोक एंड एसिडिक गैसेस बाय वाटर इन अ स्क्रबर। अब ये स्क्रबर क्या है? जो भी पॉल्यूशन यूज हो रहा है उसमें उसको स्क्रबर, ऐसे टैंक होते हैं जहां से स्मोक और वेस्ट गैसेस जो थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, उन्हें जेट्स ऑफ वाटर के द्वारा चिमनी के अंदर ही स्प्रे किया जाता है। क्योंकि ये जो बेटा पॉल्यूट्स हैं ये थोड़े हैवी होते हैं, तो वाटर के स्प्रे से ये नीचे बैठ जाएंगे। वाटर वॉशेस अवे द सूट यानी इनकम्प्लीट जो कंबशन है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं स्मोक के अंदर जो प्रेजेंट है वो डिसॉल्व हो जाएंगे और बाकी सारी SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो हार्मफुल केमिकल हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दो चीजें बता दी, कैटालिटिक कन्वर्टर और स्क्रबर। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज बाय बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन देयर चिमनीज। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को चिमनी में इंस्टॉल कर देंगे तो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है या फ्लाई ऐश पार्टिकल है, हवा में उड़ने वाली राख है या स्मोक है, वो चिमनी की इनर वॉल पे ही डिपॉजिट हो जाएंगे और एयर में नहीं जा पाएंगे। तो जो बाहर एयर आएगी वो पॉल्यूटेंट कंटेन नहीं करेगी। तो ये तीन चीजें याद रखना, कैटालिटिक कन्वर्टर, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इनसे आप
समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल करें। रही बात इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम सब फरीदाबाद में रहते हैं जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होने के फ़ायदे तो हैं ही हैं कि भाई लोगों को काम मिलता है, ठीक है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, पर नुकसान भी हैं। नुकसान बेटा ये है कि पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत होता है। आजकल तो मोबाइल्स में आप वेदर ऐप में पॉल्यूशन का लेवल AQI इंडेक्स देख सकते हैं। फरीदाबाद का लेवल हमेशा 300-350 से अबव ही रहता है, जो काफ़ी पॉल्यूटेड है, राइट। अभी लॉकडाउन में यही लेवल 50 पे आ गया था जब कोई व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों पे गौर किया हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा नुकसान यही है। और जब से हमने कोल को हार्नेस करना शुरू किया है, कोल से एनर्जी बनानी शुरू की है, तो पॉल्यूशन सभी देशों के साथ प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन कॉज होते हैं। जितनी जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री होगी बेटा पॉल्यूशन होगा ही होगा। इसीलिए हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी या बाकी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई या न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इनकी तरफ मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। अपने अगले वीडियोस में मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। इतना थर्मल एनर्जी के बारे में जो मैंने बताया अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू।